सीआईडी के आई गैंग वाले एपिसोड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मैं आई गैंग के जितने भी एपिसोड्स हैं एक-एक करके सारे एपिसोड्स को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। अगर आप सीआईडी के फ़ैन हैं, अगर आई गैंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारी सीरीज़ रोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। आई गैंग के हर एपिसोड पे मैं एक-एक करके वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले वाले आई गैंग के एपिसोड को आइए इस वीडियो में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्या हुआ इसमें ए टू ज़ेड एंड आई गैंग की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, आइए जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि एक कार में स्नेहल नाम की लड़की जा रही होती है जो कि पंकज इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड है। तो गाइस उसको ये ऑनलाइन लड़की मिली थी एंड उसकी जीएफ बन जाती है एंड इसको जो जीपीएस है वो कहीं और ही लंबे रास्ते से लेकर जा रहा होता है। जीपीएस ये बताता है कि हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, तो उसे वो एक कच्ची सड़क से कहीं और ही लेकर चला जाता है एंड यही चीज़ फ़ोन पे पंकज भी सुन रहा होता है। रास्ते में एक दूसरी कार आती है, स्नेहल को समझ नहीं आ रहा होता कि किधर जाना है, तो उसने सोचा ये दूसरी कार से पूछ लेती है वो कि आगे का रास्ता कहाँ है। बेसिकली वो जॉब इंटरव्यू में जाने वाली थी एंड इसी करके वो पुणे जाने वाली थी। लेकिन गाइस दूसरे बंदे से जब वो पूछने लगी तभी वो चिल्लाने लग गई क्योंकि दूसरे कार में से निकलकर उसको किडनैप कर लिया गया, उसे बेहोश कर लिया गया, उसके मुँह पे रुमाल रख लिया गया एंड उसे कार में बिठाकर ले गए। उसका जो फ़ोन जिस पे वो बात कर रही थी वो भी वहीं पर टूट जाता है, उसके ऊपर से कार निकल जाती है। सीआईडी की जो सारी टीम है वो वहाँ पर पहुँच जाती है इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने, बिकॉज़ पंकज तो फ़ोन पे ये सब कुछ सुन ही रहा था एंड वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। कार में उन्हें कोई भी बड़ी कीमती चीज़ चोरी हुई नहीं मिलती है, लैपटॉप वगैरह सब वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, यानी कि चोरी का मामला तो ये बिल्कुल भी नहीं था। एंड कार में वैसे कोई सबूत जैसे कि फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं मिलता है। तारिका ऐसा कहती है और मिलने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तारिका ये चीज़ बताती है कि कोई ना कोई ऐसा फ़ॉर्मूला जो किडनैपर्स हैं उन्होंने यूज़ किया है जिस करके इस कार में वो उससे साफ़ करके गए हैं। कोई भी फिंगरप्रिंट उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, नहीं मिलने वाला है। जो लड़की के पेरेंट्स हैं, स्नेहल के पेरेंट्स, उन्हें भी वहाँ पर बुलाया जाता है। वो यही बताते हैं कि लड़की जो है, उनकी बेटी जो है वो पुणे जाने वाली थी इंटरव्यू के लिए, जॉब के इंटरव्यू के लिए एंड पेरेंट्स ने कहा भी था कि ट्रेन से चली जाओ। लेकिन किसी रोहित नाम के लड़के ने कॉल किया था ओके टेक कंपनी से एंड जो लड़की है वो यही कहती कि वो ट्रेन से नहीं खुद ही जाएगी और वो निकल गई ऐसे ही। तो गाइस ये जो ओके टेक नाम की कंपनी है, यहाँ से उसको मेल आया हुआ था जॉब इंटरव्यू का, तो सीआईडी की जो टीम है वो वहीं पर पहुंच जाती है एंड ओके टेक की कंपनी वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो भी मेल गया है स्नेहल को, हमारी मेल से तो नहीं गया है। सीआईडी की टीम ये सुनने के बाद पता चला देती है, यानी कि उन्हें पता लग जाता है कि ये जो ईमेल है वो किसी और ने भेजा है, उन्होंने तो नहीं भेजा है। ये जो किडनैप किया है जिन्होंने, उनकी मेल से ही ये झूठा ईमेल गया है उस लड़की को, जिस करके वो बेचारी इस जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। बाद में सीआईडी इस नतीजे पर भी पहुंचती है कि जीपीएस जो है वो उसको ऐसे रास्ते से लेकर ही क्यों आ रहा था। आज के टाइम में तो जीपीएस को भी बहुत इजीली हैक किया जा सकता है एंड दूसरे के डिवाइस में घुसा जा सकता है। पंकज से वो पूछ रहे होते हैं कि क्या इसकी दुश्मनी थी किसी और से। पंकज कहता है किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। दूसरी ओर एक दूसरे इंस्पेक्टर कई लोग जो गायब हुए हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो गाइज उनको बुलाया जाता है और वो अपनी चीज़ें कुछ जो उन्होंने फाइंड करी बताते हैं। जो एक बहुत बड़ा सुराग है जो कि उनके हाथ लगा था कुछ टाइम पहले, तो वह जो सुराग है वो उनको मिला था एक जगह पे, वो गए थे उस सुराग को ढूंढने, उन्होंने थोड़ी सी खुदाई करी एंड वहां पे उनको एक डेड बॉडी मिली थी। जो डेड बॉडी मिली थी उसके ऊपर तेजाब डालकर उसको जलाया हुआ था एंड उसका बेसिकली जो कंकाल है, जो स्केलेटन है, वो उसको वहां पर दबाया हुआ था एंड वो उनके हाथ लगी थी। ये काफी बड़ा सुराग है जो कि उनके हाथ लगा था एंड यही चीज उनको इन्वेस्टिगेशन के टाइम मिली थी। इसके अलावा और कुछ तो नहीं मिला था एंड बाकी जो चीजें हैं वो सीआईडी को उन्होंने बता दी थी। ये जो बॉडी मिली थी उन्हें, ये ऋचा की थी। सीआईडी वाले कहते हैं कि आपको कैसे पता ऋचा की थी, तो वो बता देते हैं कि जो डेंटल है वो आराम से मैच हो गया था एंड ये उसी की ही बॉडी थी। ये चीज़ उन्होंने कंफर्म कर ली थी। तो यहाँ पर एक और सुराग है जो कि सीआईडी के हाथ लग जाता है इन दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से एंड यहाँ पर एक और लड़की की फोटो देखते हैं एसीपी, जिसका नाम है नताशा एंड वो एक चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो नताशा है जिसकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, ये जब जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो सीआईडी की टीम इसी बॉयफ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं जो कि नताशा विक्टिम का बॉयफ्रेंड था। और गाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा दुख में होता है। बेसिकली सीआईडी पहले थोड़ा शक कर रही होती है इस बॉयफ्रेंड पे, लेकिन आगे चलकर उन्हें समझ आ जाता है कि ये जो बॉयफ्रेंड था उसका, ये खुद इनोसेंट था और ये भी
इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी था कि नताशा अब गायब हो चुकी है। ये गायब इस करके हुई बिकॉज़ वैसे तो ये साथ था, लेकिन कार जो है वो पंक्चर हो गई। पंक्चर होने के बाद एक दूसरा बंदा वहाँ पे आ रहा था, तो ये उसके साथ बैठकर किसी पंक्चर वाले की दुकान तक जाने के लिए निकल जाता है एंड जो अपनी गर्लफ्रेंड नताशा है उसको ये कह के निकलता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम थोड़ी देर वेट करो। लेकिन वो कहता है अभी वो इस चीज़ को काफ़ी रिग्रेट कर रहा है। नताशा के लैपटॉप पे उन्हें ये देखने को मिलता है कि जेडी लैब गई थी नताशा कुछ दिन पहले। एंड गाइस अब यहाँ पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ उनके हाथ ये लगती है कि जो ओरिजिनल स्नेहल थी, स्नेहल भी जेडी लैब गई थी कुछ दिन पहले। पंकज के साथ जब वो घूम फिर रही थी तो उसने पंकज को बताया था कि वो ब्लड टेस्ट करवाने जाने वाली है जेडी लैब। अब ये काफ़ी बड़ी एक सुराग और इनके हाथ लग जाता है कि जेडी लैब बहुत हो रहा है। नताशा भी गई थी, स्नेहल भी गई थी। बाद में उन्हें ये पता चलता है कि और भी बहुत सारे लोगों के इनको लिस्ट मिल जाती है जो ऐसे ही गायब हुए हैं एंड सब के सब जेडी लैब गए थे। एंड एक बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ ये थी कि ये सारे टेस्ट के ऑफर इनको मेल आई थी कि आप इतने सारे टेस्ट करवा सकते हैं जेडी लैब में आके, सारे 500 के अंडर। जो डॉक्टर सालुंके हैं वो सारे टेस्ट के नाम पढ़कर ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इतने ज़्यादा टेस्ट्स वो भी 500 रुपए के अंडर तो हो ही नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि टेस्ट वगैरह करने के हॉस्पिटल वाले कितना ज़्यादा पैसा लूट लेते होते हैं हमसे। लूटने की भी बात नहीं है वैसे, अगर इतने टेस्ट होते हैं तो पैसा लग ही जाता है। लेकिन ये जेडी लैब आखिर इतने सस्ते में कैसे टेस्ट ऑफर कर रहा था और कैसे ऐसी मेल्स भेज रहा था, तभी तो लोग भर भर के जेडी लैब जा रहे थे। अब गाइस जेडी लैब के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ इन्हें मिलते हैं जिन पे इन्हें काफ़ी शक होता है। पहले तो जो नॉर्मली एम्प्लॉयज़ हैं जेडी के लैब के, वो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेल कहीं और से आई होगी। एंड जेडी लैब वाले जो घर से ब्लड सैंपल लेने गए थे, उनको भी मैच करवा दिया जाता है। वो कहते हैं लोग कि हमारे घर ये वाले जेडी लैब के एम्प्लॉयज़ तो नहीं आए। और गाइस यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन पे थोड़ा शक था इन्हें। वो था एक सिद्धेश नाम का बंदा जो कि 18-20 हज़ार की सैलरी में ही फॉरेन ट्रिप्स 2 करवाया था पिछले 6 महीनों में, एंड मालिनी भी। तो गाइस ये दोनों एक साथ ही गए थे, तो इनकी कोई गलती नहीं थी। सिद्धेश को उनके चाचा काफ़ी वसीयत छोड़कर गए थे। एक ये बंदा था जिसका नाम है संतोष। इसकी वाइफ काफ़ी समय से इलाज चल रहा था, एकदम से इसने इलाज करवा दिया, एकदम से इसके पास पैसे आ गए। लेकिन वो इसके पास आ गए थे बिकॉज़ इसने ज्वेलरी बेची थी। तीसरा जो नाम था वो था जतिन। जतिन ने 8 महीने पहले इस जेडी को ज्वाइन किया एंड 7 महीने पहले सारी वारदातें स्टार्ट हुई। एंड गाइस हमें ये देखने को मिलता है कि ये बंदा जो जतिन है, तीसरा बंदा, ये एक्चुअल में वो बंदा है जो कि जेडी लैब में मिलकर एक्चुअली जेडी की सारी इन्फॉर्मेशन ये दूसरे किडनैपर्स वगैरह को भेज रहा था। एंड आई गैंग से बातचीत कर रहा होता है लैपटॉप पे एंड आई गैंग को ये कह रहा होता है कि मैं किसी को नहीं कुछ बताऊंगा, देश छोड़ दूंगा, आप मुझे बचाओ। और आई गैंग वाले सामने से ये कह रहे होते हैं कि जिसकी आंख बंद होनी होती है हो ही जाती है। ये सबसे काफ़ी डर जाता है जतिन एंड एक वो लेता है, आग लगा लेता है, फाइल्स वगैरह उसमें जला देता है कुछ एंड खुद भी वहीं पर अपने आप को मार लेता है। उसी समय पे सीआईडी की टीम वहीं पर गई होती है जतिन के पास, उसके घर के बाहर नॉक कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि अंदर जलने की काफ़ी बू आ रही है। अंदर जाकर देखते हैं तो जतिन जिंदा नहीं होता और फाइल्स वगैरह भी काफ़ी जलाकर वो मर जाता है। आखिर वो मरा कैसे? लेकिन वो मरता इस तरीके से है, डॉक्टर सालुंके पता लगाते हैं कि एक ऐसी रिंग पहनी हुई थी जतिन ने और वो रिंग के अंदर एक पिन है। अगर उसको थोड़ा घुमाओ तो पिन हमारी उंगली में टच करेगा एंड स्किन में जाकर एक ऐसा पॉइजन छोड़ता है जो कि बहुत ही जल्दी इंसान की जान ले लेता है। एंड उसने खुद जानकर वो रिंग घुमाई ताकि उसकी जान चली जाए बिकॉज वो चाहता नहीं था कि वो पकड़ा जाए। वो ये भी नहीं चाहता था कि ये जो आई गैंग वाले हैं उसका बॉस कौन है वो पकड़ा जाए। यानी कि आई गैंग का काफ़ी ज़्यादा डर था उसको। बाद में सीआईडी रियलाइज कर जाती है कोई गैंग है जिसका जो सिंबल है वो आई है। हार्ड डिस्क जो मिली थी उनको वहाँ पे वो भी डैमेज हो चुकी होती है। एक ऐसी लिस्ट मिलती है इन्हें जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग हैं जो कि जेडी लैब में जाने वाले थे और गाइज जिनको ये मेल गई थी। तो सीआईडी वाले कॉल करते हैं ऐसे लोगों को एंड उन्हें एक आलिशा मिलती है जो कि एक मॉडलिंग के इंटरव्यू के लिए जाने वाली होती है बिकॉज उसे भी ऐसा ही मेल आया होता है इंटरव्यू वालों की तरफ से जो कि ऑब्वियसली एक फेक इंटरव्यू थी, उसका भी किडनैप होने वाला था। सीआईडी वाले उन्हें रोक देते हैं एंड उसके अलावा वो पूर्वी को उसकी जगह भेज देते हैं आलिशा का बनाकर। यानी कि पूर्वी जाती है किडनैप होने ताकि वो आगे और पता लगा सके इस गैंग के बारे में एंड किडनैपिंग वगैरह के बारे में। तो गाइज वो भी जीपीएस से जाने लग जाती है वहां पर उसी रोड पे जिस रोड से जीपीएस वाले लेकर जाते हैं एंड वैसे ही जीपीएस उसको एक अजीब से रास्ते से लेकर जाता है एंड वही चीज जो कि आलिशा के साथ होने वाली थी वैसी ही चीज एक्चुअली पूर्वी के साथ हो जाती है बिकॉज पूर्वी उस सड़क पे जाते जाते एक दूसरे कार वालों से मिलती है
यानी कि उनसे कुछ बातचीत करती है एंड वहीं पर वो उसको किडनैप कर लेते हैं, उसके रुमाल लगा देते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में स्नेहल के लगाया था एंड उसको किडनैप करके कहीं और ही ले आते हैं, वहीं पर जहाँ पर इतने सारे और भी किडनैप कर करके वो लोग लेकर आते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी जो कि सीआईडी की मेंबर है, अब वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर इतने सारे लोग बाकी के भी ये किडनैपर्स लेकर आ रहे थे। सीआईडी की बाकी टीम भी वहाँ पे पहुँच जाती है, वो ऐसे बिकॉज़ जो पूर्वी है उसके पैर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है एंड गाइज़ यहाँ पे वो दूसरे लोगों को सुन लेती है बोलते हुए कि तुम किसी और को ही ले आए हो, ये आलिशा तो है नहीं, इसका मैच नहीं कर रहा ब्लड टेस्ट वगैरह भी उसके साथ, आलिशा के साथ, तो किसी और को ही ले आए। तो वहाँ पे जो एक किडनैपर्स टाइप हैं लोग, इन्हें भी पता चल गया और वो पूर्वी के पैर चेक करते हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे तो ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। पूर्वी फिर उन्हें बता भी देती है कि हाँ, मैं सीआईडी से हूँ। ये चीज़ सुनने के बाद वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वहाँ पे एक मेन वाला बंदा होता है जो कि वही चीज़ करता है जो कि जतिन ने करी थी, यानी कि वो कुछ चीज़ों को जला देता है आग लगाकर एंड खुद मरने की कोशिश करने लगता है उसी रिंग के साथ। एंड दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि जो पंकज है फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहल के पास पहुंच जाता है एंड उसे ढूंढ लेता है बिकॉज ये अलग अलग कमरों में ढूंढ रहा था और बाकी के जो लोग वहाँ पे कुछ फंसे हुए थे सीआईडी ने उनको भी बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर पंकज को तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, सही सलामत मिल जाती है। अब ये जो बंदा था, जो मरने वाला था, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, दया ने पहले ही इसकी लात पे गोली मारकर इसको मरने नहीं दिया एंड इससे पूछताछ जारी कर दी। एंड गाइस पहले तो ये कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा था, ज़्यादा अपना मुँह खोल नहीं रहा था, लेकिन दया ने एक थप्पड़ लगाया तो ये हर चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से बताने लग गया। तो गाइस फिर भी इसने पूरी चीज़ तो नहीं बताई, लेकिन ये इतना तो बता देता है कि ये जो इनके शिकार होते हैं, ये इन लोगों के ऑर्गन्स बेच देता है फॉरेनर्स को एक ऑनलाइन साइट के ऊपर। इंडिया के बाहर वाले लोगों को ये जो विक्टिम्स हैं इनके अंग बेच दिए जाते हैं एंड ऑनलाइन उस साइट पे बोली लगती है इन ऑर्गन्स की। बाहर वाले लोग जिन्हें ऐसे ऑर्गन्स चाहिए होते हैं वो इनको खरीदते हैं और पैसा देते हैं इनको। ये इस तरह के क्लाइंट बाहर वाले ढूंढते हैं, जब इनको क्लाइंट मिल जाता है तो फेक जेडी लैब की तरफ से या फिर दूसरी जो लैब्स हैं उनकी तरफ से इस तरह के ऑफर्स वाले ईमेल्स, नकली ईमेल्स भेजने लगते हैं एंड लोग इसी झांसे में आ जाते हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद जब सीआईडी वाले पूछते हैं कि तुम्हारा बॉस है कौन, ये गैंग है कौन सी जो कि तुमसे ये सब काम करवा रही है, तो ये चीज़ सुनने के बाद वो यही बोल देता है कि तुम लोग कभी भी नहीं पता लगा पाओगे कि ये गैंग कौन सी है और मेरे बॉस कौन है। तो गाइज ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर है इस चीज़ से कि जो भी लोग आई गैंग के साथ मिले हुए हैं या फिर काम कर रहे हैं वो आई गैंग से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं एंड आई गैंग वाले के पास उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, तभी वो इतना ज़्यादा डरते हैं कि बॉस का नाम वो नहीं लेना चाहते। तभी सीआईडी को बातों में लगाकर वो वहाँ से कूद जाता है, नीचे गिर जाता है एंड अपनी जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। सीआईडी वालों को नहीं पता चलता कि ये गैंग कौन सी है एक्चुअली। फिर हमें सीआईडी का जो सीन है एंड होने के बाद एक आई गैंग वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पे कई टेलीविजन पे आई वाले लोगो लगे हुए हैं। वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जिसका चेहरा इस एपिसोड में नहीं दिखाया जाता है एंड गाइस उस बंदे के पास एक बंदा आकर कहता है कि सीआईडी वालों ने एक आंख तो बंद कर दी। लेकिन गाइस फिर ये बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं, एक आंख ही बंद करी है, अभी तो और मजा आएगा, हम 100 आंखें और खोल देंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि आई गैंग वाले इस तरह का कोई एक ही ऑपरेशन नहीं चला रहे, और भी कितने सारे स्कैम हैं जो कि कर रहे हैं, और भी कितने सारे क्राइम्स हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर अलग अलग लोगों के साथ मिलकर करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक आई का जो ऑपरेशन था वो सीआईडी वाले बंद कर देते हैं, लेकिन आई गैंग की जो स्टोरी है वो यहाँ पर एंड नहीं होती है एंड ये स्टिल एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में आई गैंग के बाकी सारे एपिसोड्स का भी ब्रेकडाउन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे सीआईडी के फैंस के साथ। सीआईडी का एपिसोड नंबर है 1428। अगर आपने फुल देखना है जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले आई गैंग के वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।